हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये बैच कम्प्लीटली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि क्लास 9 सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। ठीक है, और ये होने वाला इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है मोशन, क्योंकि मोशन के बिना आप फोर्स को नहीं समझ सकते हैं, और फोर्स के अंदर ही आपको फ्रिक्शन समझना पड़ेगा, और अगर आपको प्रेशर समझना है तो पहले फोर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लाइन से फॉलो करते हुए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में खाली मोशंस को समझा था कि मोशन एक्चुअल में होता है क्या, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, और भी बहुत सारे टर्म्स को समझा था जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स के बारे में। और अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप फोर्स को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक्सेलरेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्या फोर्स समझ में आएगा। ठीक है, सो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल का सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक कंप्लीट किया हमारा फोसिल फ्यूल। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, टोटल हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, और हमारा चला चैप्टर नंबर 5, और ये है सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, आज की लर्निंग्स में फोर्स क्या होता है समझेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, यानी कि कुछ अलग टर्म्स जो है हमारे लिए, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का हमारा लेक्चर है फोर्स के बारे में होना चाहिए, तो फोर्स को समझना होगा कि फोर्स एक्चुअल में क्या क्या होता है। ठीक है, जनरली अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि फोर्स क्या होता है तो वो बोलेगा कि पुश और पुल। ठीक है, खींचना ढकेलना क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, ओके, देखो फोर्स आपने सही समझा, बट टेक्निकली टर्म में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या करना चाह रहा है, फोर्स वो है जो कि चेंज करना चाह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाह रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इनकेस अगर आपने कोई भारी चीज को ढकेलेंगे तो उसकी पोजीशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हैं ना चेंज करने की। इसका मतलब क्या है कि आप उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, ब्लॉक को खींच रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पुल। ये भी एक टाइप का क्या है, फोर्स है। और यहाँ पे आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो ये भी क्या एक टाइप का फोर्स। तो फोर्स बहुत ही सिंपल है आपके लिए कि फोर्स पुल और पुश है जो कि ट्राई करता है चेंज लाने की इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज लाने के लिए जो भी उस पर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, पुश या पुल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, सो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ m हमारा मास है। ठीक है, m हमारा क्या है, यहाँ पे मास है, और a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हो तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, गुणन होता है। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करने से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद रखना है फोर्स F इक्वल टू मास। ठीक है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है कि फॉर्मूला आया कहाँ, क्या हमें इसे रट लेना है। ठीक है, देखो अगर आपको जिज्ञासा है कि आपको ये पढ़ना है कि ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए मोमेंटम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम से ये आता है फॉर्मूला। अगर आपको अभी मोमेंटम नहीं पढ़ना है तो आप सिंपल इसको समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नहीं तो आपको ये समझ पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम को, और चेंज इन मोमेंटम से आप इसको फोर्स को डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को। ठीक है, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आपको इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर चाहिए, मोमेंटम के बारे में पढ़िए, मोमेंटम से आपको फोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबके लिए नहीं है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, जिसको अगर जानना है कि फॉर्मूला कहाँ से है। नाउ फॉर्मूले की बात होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg, अगर हम वेट को नापते हैं या फिर मास को बोलते हैं कि मुझे 1 kg कोई भी सामान चाहिए, ठीक है, 1 kg का ब्लॉक है ये, ठीक है, 1 kg की कार है,
1 kg की कार बोल रहा है, 1 kg का कोई भी सामान है, ठीक है, 10 kg है, 20 kg है, 10 किलो है, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, तो वहां पे जो एक किलो है, ठीक है, ये क्या है, उसकी यूनिट है, ठीक है। वैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो आपको पता है कि 100 मीटर, 100 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर, तो ये सब क्या है, यूनिट्स है, जो ये क्या है, यूनिट्स है। तो वैसे ही फोर्स को नापने के लिए भी एक यूनिट है जो कि है न्यूटन, ठीक है। अगर मैंने कहूँ कि इस बॉक्स पे कितना यूनिट लग रहा है, तो मान लीजिए x न्यूटन इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, सिंपल। तो न्यूटन यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। बाकी इसके अलावा एक और यूनिट है सीजीएस में, जिसको हम पढ़ते हैं डाइन, ठीक है, डाइन पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए कि एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है न्यूटन की, ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है डाइन, ठीक है। नेक्स्ट 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁵, ठीक है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना फैक्ट, ठीक है। अब नाउ कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे फोर्स करता क्या है, किसी भी बॉडी को या तो मूव करता है यानी स्टार्ट करता है, या फिर उसको रोकता है, ठीक है। या तो किसी ऑब्जेक्ट को चलने में हेल्प करेगा या फिर उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, फोर्स का काम है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो रहा होगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रुकना है तो उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स क्या करता है, चेंज लाता है, किस में लाता है चेंज, स्पीड में चेंज लाता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये ब्लॉक था और आपने इसको पीछे से ढकेलना स्टार्ट किया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ चलना चालू कर देगा, ठीक है। फिर आपने और जोर से इसको ढकेला, और ज्यादा फोर्स लगाया, तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है, स्पीड में चेंज लाता है, किस में चेंज लाता है, स्पीड में। साथ में किस में चेंज लाएगा, डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉक्स यहाँ रखा था और आपने इसको इधर से फोर्स लगाया, तो इस साइड मूव करने लगा, ठीक है। और वहीं आपने अगर इस बॉक्स को आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो फोर्स चेंज इन डायरेक्शन को भी लाता है, ठीक है। स्पीड में भी चेंज लाएगा, साथ में डायरेक्शन में भी चेंज लाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोर प्रिसाइजली लिखा है ब्रिंग डायमेंशनल चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। डायमेंशनल चेंजेस लाता है बॉडी में, बॉडी का मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में डायमेंशनल चेंजेस लाता है, ठीक है। डायमेंशनल चेंजेस मतलब जैसे उसकी लेंथ में, ठीक है, लेंथ में मान लीजिए कोई रबड़ है, आपने उसको खींचा, ठीक है, तो उसकी लेंथ में भी चेंज लाएगा, ठीक है। एरिया में चेंज ला सकता है, मान लीजिए आपने किसी चीज को दबाया तो उसमें फोर्स लगा, ठीक है। और उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने कभी अपना बैग पैक किया होगा, ठीक है, और वहां पे आपने बहुत सारे कपड़े को भरा होगा, तो आपने उसको बहुत जोर से दबा के पैक कर लिया होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप उसकी एरिया में या वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। फोर्स के हेल्प से आप डायमेंशनल चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, लेंथ में भी, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नेट फोर्स टू एक्सीलरेट 100 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है और इसको हमें एक्सीलरेट करवाना है कितने एक्सीलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये क्या है, ये इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, हमें सिंपल फोर्स काउंट करना है। तो हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास मास दिया है कि गाड़ी का जो वजन है वो 1 टन है, आई मीन 1000 किलो है, ठीक है। तो 1000 को हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और हमें यहाँ पे निकल के आ गया फोर्स कितना, 4000 न्यूटन। क्या निकल के आ गया, 4000 न्यूटन। यानी कि अगर मैं 1000 किलो की कार को एक ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देना चाहता हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है कि रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। यानी कि हर सेकंड में उसकी स्पीड में 4 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रेट है, इस रेट को अचीव करने के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट को अचीव करने के लिए 1000 किलो की कार पे हमें कितना फोर्स लगाना होगा, 4000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मास दिया है आपको, एक्सेलरेशन दिया है, सीधा मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकाल के बता देना है ये कितना फोर्स होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आएगी। आई मीन ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आपको बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगी, अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फोर्सेस के बारे में। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ से किसी ए बंदे ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और फिर किसी बी बंदे ने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होता है, फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कभी गाड़ी को धक्का दिया होगा आपकी, ठीक है, गाड़ी को आपने कभी धक्का दिया होगा, वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपने किसी गाड़ी से खेला भी होगा, ठीक है, जो छोटी छोटी कारें रहती है, अगर आपको पीछे से ढकेलते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन आपके साथी भी आपको ढकेलेगा, साथी भी आपकी गाड़ी को ढकेलेगा, क्या करेगा, तो वो आगे की तरफ मूव होगी, ठीक है, उससे और ज्यादा तेजी से आगे की तरफ मूव होगी, ठीक है। तो अगर फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फोर्स जो होगा वो जुड़ जाएगा। वहीं इसका अपोजिट हुआ तो वो घट जाएगा। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहां से भी ढकेल रहे हैं आप और इधर से भी ढकेल रहा है, ये बंदा यहां से ढकेल रहा है, बी इधर से ढकेल रहा है, ठीक है। अब दोनों लोग ढकेल रहे तो ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी इस साइड अगर ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो इस साइड चला जाएगा, इस साइड लग रहा हो तो इस साइड चला जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड में जो चेंज आएगा बहुत कम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लगा है। ये टोटल फोर्स जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐड हो जा रहा था, ठीक है। नेट फोर्स इज जीरो इफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये कोई बॉक्स है, अगर ये कोई बॉक्स है और इस डायरेक्शन से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। आपको पता है 10 न्यूटन क्या होगा, न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन से कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 0 फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और वहीं अगर ये एक ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट को अगर मैं 10 न्यूटन के फोर्स से ए बंदा ढकेल रहा है और बी बंदा भी 20 न्यूटन के फोर्स से ढकेल रहा है, चलो मान लेते हैं, तो टोटल इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन का। क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा। बट अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो नंबर दिया है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात लिखी हुई है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा ही फोर्स उस पर लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स की वजह से चेंज इन डायरेक्शन आता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अफेक्ट द फोर्स इंपैक्ट, ठीक है। अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो फोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जांपल समझाना चाहूँ, ठीक है, एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ कि चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे फोर्स में इंपैक्ट ला सकता है, देखो अगर ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको इस साइड से ढकेलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, बट मैंने इधर से ढकेलना स्टार्ट किया तो ये इस डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है, इस किसी डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो इससे क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन, जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज किया तो इसके फोर्स में क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। यहां से इस साइड मूव कर रहा था, अब ये इस साइड मूव करने लगा। इसको थोड़ा क्लियर कर देते, रुको, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, शुरू में इधर से ढकेला 10 न्यूटन से, ठीक है, बाद में मैंने इधर से ढकेला 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। पहले इधर से इधर गया, फिर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो जब मैं इसके फोर्स की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं तो फोर्स में इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो इधर 10 न्यूटन से ढकेल रहा हूं तो और यहां से भी 10 न्यूटन, दो बंदे ढकेल रहे थे, टोटल इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वहीं अगर ये बंदा हट जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपनी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है, क्या करता है, अपनी फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो कहीं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाने लगता है 10 न्यूटन, तो कहीं इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो कि सिंपल एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। तो ये क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन से क्या होगा, फोर्स पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा चेंज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सिंपल सा चार्ट बना हुआ है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक कॉन्टैक्ट है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो सिंपल से कहूं, द फोर्स विच कम्स इन इफेक्ट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, सरफेस का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है,
जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक जो फोर्स लगा रहा होगा, एक जिस पे फोर्स लग रहा होगा, उन दोनों का जो सरफेस है या उन दोनों बॉडी का जो ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। उस टाइप की फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम लोग? कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। और ऐसे फोर्स जिसमें सरफेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट के सरफेस कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आते, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी, ठीक है। द फोर्स विच कम्स इनटू इफेक्ट ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ टू बॉडीज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो सरफेस, दो किसी भी दो बॉडी की सरफेस अगर अपने आप में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और उससे फोर्स इफेक्ट, फोर्स हमें महसूस होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगता है, तो उस तरह के फोर्सेस को हम बोल देंगे सिंपल कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। और नहीं होता तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक मस्कुलर होता है और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। ये तीन टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की, ठीक है। देखो कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स जो आपकी मसल्स के एक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके की मसल एक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, उस तरीके की फोर्सेस को क्या बोल देंगे आप? मस्कुलर फोर्स। जैसे आप किसी चीज को ढकेल रहे हो, ठीक है, किसी चीज को ढकेल रहे हो, किसी चीज को खींच रहे हो, किसी चीज को उठा रहे हो, किसी चीज को रख रहे हो, किसी चीज को रोक रहे हो, किसी चीज को इधर से उधर कर रहे हो, यानी चेंजिंग पोजीशन ला रहे हैं अपनी किसके हेल्प से? मसल्स के हेल्प से। सिंपल से कहूँ, मसल्स के हेल्प से, आपकी अपनी बॉडी के हेल्प से, ठीक है, कांटेक्ट में आके। किसमें? कांटेक्ट में आके। तो उस टाइप की फोर्स को क्या बोल देंगे? सिंपल मस्कुलर फोर्स। किसके एक्शन की वजह से होता है? मस्कुलर एक्शन की वजह से। जैसे गेट का खोलना, ठीक है, रस्सी को खींचना, जैसे टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर में, ठीक है, रस्सा कशी के खेल में रस्सी को खींचना, ठीक है, लिफ्टिंग, बैग को उठाना सामान के, फुटबॉल को मारना, लिखना, ये सारी जो चीजें हैं, ये एक्शन जो हो रहे हैं किसकी हेल्प से हो पा रहे हैं? मसल्स के हेल्प से हो पा रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोल देंगे हम लोग? मस्कुलर फोर्स। अगर मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो मैं अपने हैंड से लिख पा रहा हूँ, हैंड्स मसल्स, मतलब सिंपल से कहूँ तो मसल्स के लिख पा रहा हूँ ना, मसल्स की हेल्प से। तो मस्कुलर फोर्स वो होते हैं जो कि कांटेक्ट में आने से होते हैं और किसकी हेल्प से होते हैं? मस्कुलर एक्शन की हेल्प से होते हैं, ठीक है। दौड़ना, उठाना, ढकेलना, फेंकना, ये सारे जो होंगे कैसे फोर्स होंगे? मस्कुलर फोर्सेस होंगे, ठीक है। ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स जो भी होते हैं वो इसी टाइप का मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मस्कुलर फोर्स में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये किसी भी तरीके की मोशन को अपोज करता है। मोशन अपोज एनी फॉर्म ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन को होने से रोकता है। किसको अपोज करता है? मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक होगा क्या आगे की तरफ मूव, आप इसको ढकेलोगे तो ये क्या सिंपल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये मान लो इसका वजन में लिख देता हूँ 100 kg, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सिंपल आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। बताओ, नहीं करेगा। क्यों? देखो सिंपल का पहली बात, ये 100 kg का अगर ब्लॉक है तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। बट यहाँ इसकी जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो नीचे की सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है। तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन होता है, जिसे हिंदी बोलते हैं घर्षण हो रहा है, ठीक है, घिस रही है चीजें। तो घिसने से क्या हो रहा होगा? यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा जो कि इस ब्लॉक को आगे की तरफ नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक को आगे की तरफ नहीं जाने दे रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोल दिया हमने? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जो कि किसी भी तरीके की मोशन को अपोज करता है, ठीक है। कब? जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। जैसे आपने सिंपल अपनी साइकिल के ब्रेक्स देखे होंगे, ठीक है, साइकिल्स के ब्रेक क्या करते हैं? आपकी जो साइकिल की रिंग होती है, ठीक है, साइकिल की रिंग होती है, उसको क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको साइड से दबा देते हैं, जिससे क्या होता है? उनमें फ्रिक्शन होने लगता है, वो एक दूसरे से घिसटने लगते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे आपका जो व्हील होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो इस टाइप का जो फोर्स लग रहा है, आपकी जो व्हील पे जो फोर्स लग रहा होगा, उस पर्टिकुलर टाइप के फोर्स को हमने क्या बोला है? फ्रिक्शन बोला है, जो कि क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, मोशन को
अपोज करता है। जब भी हम चलते हैं, स्लाइड करते हैं, रोल करते हैं, कोई भी चीज रोल करती है, कोई चीज स्लाइड करती है, फिर जब भी हम वॉक करते हैं तो ये तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे ब्रेक लगाने पे किसी भी मूविंग कार में अगर ब्रेक लगता है तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई बॉल है, आपने उसको क्या किया? रोल किया। कोई भी बॉल है, आपने उसको रोल किया, वो थोड़ी दूर तक रोल हुई, फिर क्या हुआ? वो रुक गई। ठीक है, आपने क्या किया? सिंपल से एक बॉल लिया और उस बॉल को क्या कर दिया? ग्राउंड में सिंपल रोल कर दिया। रोल करने के बाद क्या हुआ? बॉल ने रोल करना स्टार्ट किया, रोल करते करते गई और एक पोजीशन पे जाके वो रुक गई। लेकिन हमें तो ये पता है कि अगर इस पर फोर्स लगा है तो ये आगे की तरफ मूव करना चाहिए, इसको रोकने के लिए एक और फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो बॉल है इस पर हमने फोर्स लगाया, ये बॉल आगे की तरफ रोल करना स्टार्ट कर चुकी है, बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ दूर जाने के बाद ये बॉल क्या हुई? रुक गई। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन रेस्ट पोजीशन से मोशन में जाना है तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर उसको मोशन की पोजीशन से रेस्ट में आना है तब भी उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ही किसी चीज को स्टार्ट और स्टॉप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कहाँ से लग रहा है? वो फोर्स लगा रहा है ये ग्राउंड। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है ये किसके कांटेक्ट में आ रही है? ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रही है, जो क्या कर रहा है? इसके मोशन को अपोज कर रहा है। और इस टाइप का जो फोर्स लग रहा होता है, जो मोशन को अपोज कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ बुक अक्रॉस अ टेबल। ठीक है, हम लोग स्लाइड कर देते हैं बुक को, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। वॉकिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, जब हम लोग बिना फिसले चल पाते हैं, वो क्यों चल पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के बीच में या फिर हमारे स्लीपर्स के बीच में और अर्थ की सरफेस के बीच में, लैंड के बीच में क्या हो रहा होता है? फ्रिक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जब हम अपने हाथों को घिसते हैं तो क्या हो रहा होता है? फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जिससे हम हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों हो पाता है? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा होता है। नाउ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो टाइप के तो क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट बात है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो आपको पता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती है जिसमें हम सरफेस की बात नहीं करते। किसकी बात नहीं करते? सरफेस की बात नहीं करते। इससे सरफेस का कोई लेना देना है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। कोई भी दो बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहती है, ये बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात होती है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये एग्जर्ट होता है किसके द्वारा लगाया जाता है? मैग्नेट्स के द्वारा लगाया जाता है। सिंपल कहूं किसके द्वारा? मैग्नेट्स के द्वारा। ठीक है, किस टाइप का हो सकता है? पुल और पुश हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है? पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है। मैग्नेट जो है खींच भी सकता है और ढकेल भी सकता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट क्या करता है? आयरन नेल को क्या करता है? लोहे की कील को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर आपने कंपास की सुई देखी होगी, अगर आपने डायरेक्शन के लिए कंपास, वैसे तो अभी यूज नहीं होता क्योंकि हम लोग फोन में ही यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कंपास देखा होगा तो उसकी जो सुई रहती है वो हमेशा नॉर्थ साइड को ही शो कर रही होती है। ठीक है, नॉर्थ साइड को ही शो कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा होता है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, बात करें तो देखो दो टाइप की हमने क्या देखा? सिंपल एक मैग्नेट देखिए, बार मैग्नेट देख लो, यू शेप हॉर्स यू मैग्नेट देख लो, जो भी देखना आपको देख लो। तो उसमें क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है क्या? साउथ पोल। क्या एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं। तो जो अपोजिट पोल्स रहते हैं यानी कि साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर सिमिलर पोल्स आ जाते हैं, यानी कि साउथ साउथ एक साइड जाते हैं, फिर नॉर्थ नॉर्थ एक साइड जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ढकेल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मैग्नेटिक फोर्स। जो किस टाइप का? दोनों टाइप का हो सकता है, या तो ढकेल भी सकता है या खींच भी सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ? विच फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर इट। ठीक है, उसके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा गया जिससे मैग्नेट क्या कर रहा है? उसमें फोर्स लगा रहा है, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? मैग्नेट के द्वारा लग रहा है। ठीक है, और सभी मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, आपको याद रखना है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट जो पोल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल आपको बहुत ही सिंपल से याद रखना है कि किसके द्वारा लगता है? मैग्नेट्स के द्वारा लगता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, तो वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इसको टेक्निकली टर्म्स में समझाना अभी आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको इसके डीप जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये जो फोर्स होता है किसके द्वारा लगाया जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है? चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे या फिर
चार्ज ऑब्जेक्ट पे, किसी पे भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन लगाता कौन है, चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लगाता है, ठीक है। अब अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो चार्जेस होते क्या हैं, अब देखो यहाँ पे आप सिंपल से एक बलून देख पा रहे होंगे, जो जीआईएफ जो पिक्चर इसमें आप देखोगे कि ये एक बलून है जिसपे क्या हो रहा है, रबिंग कर रहा है, ठीक है। एक कपड़े से हमने क्या किया, रब किया इस बलून को, ठीक है। रब करने से क्या हुआ, इस पे फ्रिक्शन हुआ, क्या हुआ, इस पे फ्रिक्शन, उस ना करंट टाइम पे क्या हुआ, उस पे फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, ये जो बलून था ये क्या हो, कैसा हो गया, चार्ज हो गया, कैसा हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। अब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट यानी कि इस वाटर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखो अब वाटर के पास जैसे ही इस बलून को लेके जाया जाएगा तो ये जो वाटर है क्या करने लगेगा, उसकी बलून की साइड क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। देखो ये देखो वाटर जो है अट्रैक्ट होने लगा, वाटर जो हुआ अट्रैक्ट हो गया। थोड़ा छोटी सी क्लिप है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या हुआ कि चार्ज ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही है कि जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जो सबसे पहला सिंपल तरीका है वो है रबिंग, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडक्शन यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी से भी उसको चार्ज कर सकते हैं, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं रबिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप की हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बलून को रब किया और जैसे ही उसको हम अपने हेयर्स के पास लेके जाएंगे, क्या होगा, जो हेयर्स है उस पर चिपक जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने अपने बलून को क्या किया, किस कपड़े से रब किया, अपने हेयर पे ले गए तो क्या हो गया, चिपक जाएंगे। या फिर आपने अपने बलून उसको अपने हेयर पे रब किया, उसको फिर आपने क्या किया, दीवार पे चिपका दिया। तो इस पोजीशन, इस सिचुएशन में, जो इस सिनेरियो में जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा काम, वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, और चार्ज वो रबिंग से हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्लॉथ क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ड्रायर से निकलते क्या होते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं, ठीक है। या फिर आपने टेरी कॉटन के क्लॉथ देखेंगे, अगर आप उसको लंबे समय तक पहन के रखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो आपके, अगर वो आपको देखोगे कि वो आपको अट्रैक्ट करे। जैसे आप उस कपड़े को अपने सर के पास लेके जाओगे तो क्या देखोगे कि आपके सर के जो बाल है वो क्या हो रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो टेरी कॉटन के कपड़े होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप बलून के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हियर स्टैंडिंग व्हेन रबिंग अ बलून ऑन योर हेड, ठीक है। अगर आप बलून को अपने सर पे रखते हैं तो आपके बाल भी खड़े हो जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आई होप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। चार्ज ऑब्जेक्ट ही फोर्स लगाता है, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकता है और चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकता है, ठीक है। दोनों टाइप का फोर्स दोनों टाइप से लगा सकते हैं, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, वो भी अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने वाले, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, ये खाली अट्रैक्टिव होता है, क्या ऐसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ये रिपेल नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है रिपेल नहीं करता। और ये जो फोर्स होता है ये सभी ऑब्जेक्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। ऑल द टाइम सभी ऑब्जेक्ट ये लगा रहे होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स दैट एक्ट बिटवीन ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है। ये यूनिवर्सल फोर्स एक तरीके से कहूं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे या फिर अर्थ के बाहर यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सभी फोर्स, वो सभी बॉडी, वो सभी ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और इस फोर्स का नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। जो कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। हमने देखो, अगर आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी, अगर मैं अर्थ की बात करूं, ठीक है, अर्थ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको, सिंपल आपको ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितनी तेजी से अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हमने सिंपल नाम क्या दे दिया है, ग्रेविटी नाम दे दिया है। क्या नाम दिया गया है, ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो अर्थ इतनी बड़ी है, ठीक है, अर्थ आपको पता है बहुत बड़ी है। अगर हम अर्थ का एग्जांपल लेकर समझना चाहें तो अर्थ आपको पता है बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके सामने हम एक पॉइंट साइज भी नहीं है, ठीक है, उसके सामने हम पॉइंट साइज भी नहीं है। तो
हम जो अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, हम जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, वो अर्थ जो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसके मुकाबले बहुत ही कम होता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट लगाते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट लगाता है जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट और ये कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं या फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे बगल में एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग मुझ पे क्या लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, और मैं भी उस पे क्या लगा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, बट जो भी ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा उसके रेफरेंस में चीजें मूव करेंगी। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही होती है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ह्यूमन के फोर्स को। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि ईच एंड एवरी बॉडी लगा रही होती है इन यूनिवर्स। ठीक है, इस यूनिवर्स में सभी बॉडी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ क्या होता है, मून पे फोर्स लगाती है। अर्थ क्या करती है, मून पे फोर्स लगाती है, और मून क्या करता है, फोर्स लगाता है किस पे, अर्थ पे फोर्स लगाता है। तो मास किसके पास ज्यादा है, अर्थ के पास मास ज्यादा है। ठीक है, अर्थ के पास मास ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ज्यादा जो फोर्स लगाता है कौन लगाता है, अर्थ लगाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारा जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड में घूमने लगता है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या लगता है, घूमने लगता है, अर्थ के चक्कर काटने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। इनकेस अगर मैं बता रहा हूं, अगर इनकेस जो चांद है वो अर्थ से बड़ा हो जाए, ठीक है, इन मास और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर वो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करने लगे, ज्यादा फोर्स लगाने लगे, तो इनके दिन सिनेरियोस हो सकता है कि जो हमारी अर्थ है वो उसके चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो जो भी ज्यादा चीज, जो भी बड़ी चीजें होंगी वो क्या लगाती है, ज्यादा फोर्स लगाती है, और जो छोटी चीजें होती है वो कम फोर्स लगाती है। ये होता डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे। ठीक है, और साथ में उन दोनों बॉडी की डिस्टेंस पे कि वो दूसरे से कितना दूर है। ठीक है, दोनों चीजें मैटर करती हैं, उन दोनों बॉडी की मास पे और उन दोनों बॉडी के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स लगा रही होती है, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसे हम ग्रेविटी बोल देते हैं, जो कि अर्थ की सेंटर की तरफ लग रही होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे क्या लगा रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। लेकिन देखा जाए तो अगर मैं एक एप्पल को ही ऊपर फेंकता हूं और एक सिनेरियो मानता हूं कि अर्थ ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया किस पे, उस एप्पल पे, और उस एप्पल ने फोर्स लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया अर्थ पे, तो थोड़ा आप सोच के देखो कि क्या ये पॉसिबल है, मतलब क्या ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि अर्थ क्या जो एप्पल है वो ज्यादा फोर्स लगा दे और अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अर्थ के पास ज्यादा फोर्स, तो वो क्या करती है, एप्पल को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, यही कारण है कि अगर हम कोई भी चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या काम कर रहा होता है, ग्रेविटी। ठीक है, क्या काम कर रही होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल सा मास इंटू ग्रेविटी लिखा हुआ है फॉर्मूला, बट ये मोर एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, ये किसके लिए बात हो रही है, हमारे अर्थ के लिए बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, या फिर किसी भी चीज की ग्रेविटी रखिए तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होगी, यूनिवर्सली बात नहीं हो रही, क्योंकि ये यूनिवर्सली फॉर्मूला नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे जो मास माना गया है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, जो m है या मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास है, और g है क्या, ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी ऑन अर्थ, अगर आप मून पे दिखाओगे तो ग्रेविटी ऑन मून हो जाएगा। g हर प्लेनेट के लिए अलग अलग हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आता है, यानी जो g आता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है, कैसे आया है आपको अभी नहीं जानना। ठीक है, जो g की वैल्यू होती है मून पे वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की अर्थ के सेंटर पे वो कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, अर्थ का सेंटर, यानी अर्थ के सेंटर पे जो g की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 हो जाएगी, और उसके सरफेस पे सबसे मैक्सिमम होती है। g की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होगी, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, सो आई होप इसको समझ में आ पाया होगा। ठीक है, आपको कि ये क्या होता है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स एक दूसरे पे लगा रही होती है। ठीक है, चाहे कम चाहे ज्यादा। ठीक है,
लेकिन सभी बॉडी एक दूसरे पे लगा रही थी, चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे वो ज्यादा हो, ये बात आपको मान के ही चलना है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कभी ये मत कहना कि खाली ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो अर्थ ही लगाती, नहीं। अगर हम देखें, देखो अर्थ के मुकाबले हमारा जो मास है बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं चींटी और हाथी का एग्जांपल दूं तो वो भी एग्जांपल इसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। वो भी इसके लिए सही नहीं बैठेगा, इतना छोटा है, और मतलब इतना छोटे हम है और इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सन की बात करूं तो सन क्या होता है, सन अर्थ से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो अर्थ को अपने राउंड में घुमाता है, अर्थ को अपने चक्कर में घुमाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, ठीक है। अर्थ के पास उसके मुकाबले कम है, इसलिए अर्थ सन के चक्कर लगाती है। लेकिन वही मून की बात करो तो मून अर्थ से छोटा है, तो मून अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है। और साथ में सूर्य के भी चक्कर लगाएगा, सन के भी चक्कर लगाता है साथ ही साथ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो सभी बॉडी लगा रही होती है। आपको याद रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। वैल्यू ऑफ जी होता है 1.6 मीटर पर सेकंड ऑन मून, और सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे 0 होता है, और अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम जी की वैल्यू होती है, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई भी जो चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि अगर मैंने आपको पूरा चीज बता दी तो आपको एक्सेलरेशन पिछले क्लास में ही पता होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ डाउट आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो ठीक है, आपको पुराना लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको आके देखिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है एक बार और बता देता हूँ, शायद आपको थोड़ा याद हो जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और अर्थ जो एक्सेलरेशन में चेंज लाती है उसको हमने सिंपल नाम दिया है ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एक्सेलरेशन आता है वो रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि जो आज का लेक्चर था इसमें जो भी टॉपिक हमने आज पढ़े हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखो इस लेक्चर में हमने ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी है, क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं लॉजिक बेस्ड चीजें, ठीक है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आपको बड़ी क्लासेस में और भी दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, मैं भी ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आपको चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बुक्स पढ़िए, आपको अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, और अभी के लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज के ही लेक्चर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, तो बी होता है पास्कल, ध्यान रखिएगा। बी होता है न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अब इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कांस्टेंट फोर्स, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ आप सॉल्व करते चलिए। व्हाट हैपन व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे में एड हो जाएंगे, ठीक है। दे कैंसिल ईच आउट, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, नहीं होंगे, क्या होंगे, दो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका बहुत ही सिंपल नाम है मैग्नेटिक, नाम देख के बता दो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ 5 kg ऑब्जेक्ट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपको इसके लिए कलम उठाना पड़ेगा, ठीक है। और कलम उठा के आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया है 500 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। 1000 न्यूटन फोर्स रिक्वायर है एक्सीलरेट करने के लिए 500 kg के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए बैलेंस्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन बैलेंस्ड फोर्स ऑफ एन
ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हमने इस टॉपिक को शायद मिस किया है तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अभी आपको इस समझा देता हूँ यहीं पे कि क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जो नेट फोर्स होता है, देखो हम नेट फोर्स की बात की थी ना, तो नेट फोर्स अगर जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से भी इसको 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां से भी इसको 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे का फोर्स क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? बैलेंस्ड हो गया। वहीं अगर मैंने फिर इस डायरेक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लग गया तो अब इस पे ये वाला फोर्स एक दूसरे कैंसिल कर देगा, बट नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जिसमें जो नेट फोर्स होता है वो कैसा होता है? जीरो होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स वो होता है जिसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता। ठीक है, नेट फोर्स मतलब जो चारों डायरेक्शन का जो फोर्स लग रहा होता है, चाहे इधर से किसी भी डायरेक्शन लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होता है वो कैसा होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसमें फोर्स लग रहा होगा, उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही होगी, बट उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसमें नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा। ठीक है, मान लो आप एक ऑब्जेक्ट को आप आगे की तरफ ढकेल रहे हो और एक आपका जो दोस्त आपको सामने से उसको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे ही टिका रहेगा। ठीक है, तो इससे एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। जब मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। डी एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। डी एक्सेलरेशन मतलब होता है अपोजिट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नहीं। डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जब मोशन नहीं होगा तो डायरेक्शन में चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नो चेंज इन मोशन आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब नेट फोर्स अगर जीरो हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो उसमें उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा हो तो वो मूव करता रहेगा। ठीक है, लेकिन मूव तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें नेट फोर्स तो जीरो हो गया होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नेट जो फोर्स होता है वो जीरो होता है और अनबैलेंस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता, और इससे वजह से किसी भी मोशन में चेंज नहीं आता। बैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? तो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है, मस्कुलर भी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स यानी किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया उसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, सिंपल कहूं तो। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपल सोच के भी बता सकते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। सरफेस किस में, किसी भी दो बॉडी के सरफेस किस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते? मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंट। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर क्या बताते हैं? डायरेक्शन को बताते हैं? नहीं, डायरेक्शन को तो नहीं बताते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑन फ्रिक्शन बताते हैं? नहीं, फ्रिक्शन को इफेक्ट को भी नहीं बताते हैं। मोशन को भी नहीं बताते हैं। ठीक है, मोशन को भी नहीं बताते हैं। वो किसको बताते हैं? साइज और स्ट्रेंथ। साइज और स्ट्रेंथ को, कितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा। तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बताता है, या फिर साइज ऑफ फोर्स, कितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या बताएगा? स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है, नाउ विच फोर्स अपोज मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ऑन अ सरफेस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है किसी सरफेस पे तो उसको, उसके फोर्स को जो, उसके जो मोशन को अपोज करता है उस फोर्स का नाम बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसकी बात ही नहीं होगी। मस्कुलर फोर्स, नहीं, इससे तो मूवमेंट ही करवा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या होता है? मोशन को अपोज करता है। जब भी कोई बॉडी स्लाइड करेगी, रोल करेगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फ्रिक्शन को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता चल चुका है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? जो कि मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना मास एक्सेलरेशन और फोर्स का। ठीक है, तो हमें रिलेशन पता है, फोर्स इक्वल टू एम होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्या आएंगे? हमारे इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे आप क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपके लिए नई हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपको उन सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। इस लेक्चर में जो भी चीज़ हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चाहे आज आप आज पढ़ लें, चाहे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आज पढ़ लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, आपके आगे वाली क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट भी रहता है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहता हो, जिसमें हम उस बच्चे का वीकली टेस्ट लेंगे, ठीक है, डाउट क्लियरेंस क्लासेस होती है, उसको टास्क दिया जाएगा, डे वाइज ट्रैकिंग होती है कि कैसे बच्चा क्या परफॉर्मेंस है उसकी, ठीक है, उसके हिसाब से उसको रैंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम उन सभी बच्चों के लिए, आपको पता है कि नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मैट्रिक स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, 8th क्लास में कुछ स्टेट बोर्ड होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है। सो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट ना रहा होगा, और अगर डाउट रहा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।